बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है जॉन मिल्टन। इस टॉपिक के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ लिंक की सूरत में मिल जाएंगे। जॉन मिल्टन अ ग्रेटेस्ट पोइट। जॉन मिल्टन जो थे वो ग्रेटेस्ट पोइट थे प्योरिटन एज के, और बहुत ही ग्रेटेस्ट राइटर थे, पोइट थे। अपने कंटेम्प्रेरीज से बहुत बेहतर थे, और उन्होंने कम्प्लीटली जो है अपने आप को एक प्योरिटन कहा, और अपने आप को प्योरिटनिज़्म से ही आइडेंटिफ़ाई करवाया। और उनकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रही, और उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो एक बेस्ट तरीका होता है, बेस्ट स्टाइल होता है पोइट्री का, उसको रिप्रेज़ेंट किया। और सिर्फ़ उनकी जो एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है जॉन मिल्टन की, उसको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए वर्ड्सवर्थ ने कहा, अपनी फ़ेमस लाइन कही, "दस दे सोल वाज़ लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट"। कंपैरिज़न अगर हम करें उनका दूसरे पोएट्स के साथ, तो उनका कंपैरिज़न बनता ही नहीं है जॉन मिल्टन का, क्योंकि वो अपने आप में ही एक डिफरेंट पर्सनैलिटी रखते थे। मिल्टन वर्सेस शेक्सपियर, शेक्सपियर की अनलाइक शेक्सपियर के बिल्कुल अपोज़िट थे, और जॉन मिल्टन जो थे वो ईगोइस्टिक थे, मतलब उनको अपनी ईगो बहुत प्यारी थी। मिल्टन वर्सेस बेन जॉनसन, अपनी वर्ड्स के अंदर उन्होंने बहुत ही हार्मोनियस और म्यूज़िकल टच दिया, और उन्होंने कभी भी हार्शनेस नहीं दिखाई बेन जॉनसन की तरफ। और अपनी पूरी पोएट्री में जॉन मिल्टन जो हैं वो अपने बारे में ही, अपनी जो उनकी लॉफ्टी सोल है उसके बारे में ही जो है वो गाते नज़र आते हैं। रिलीजियस मैन, जॉन मिल्टन रिलीजियस मैन थे डीपली, और एक आर्टिस्टिक मेरिट था उनके पास, और अपनी सोल को उन्होंने कंबाइन किया रेनेसेंस और रिफॉर्मेशन दोनों ही स्पिरिट्स से। इनफैक्ट कोई भी इंग्लिश पोएट जो है वो इतना प्रोफाउंडली रिलीजियस नहीं है जितने कि जॉन मिल्टन रहे हैं। जॉन मिल्टन वो एक ग्रेट स्कॉलर थे क्लासिकल एज के और हैब्रू लिटरेचर के। चाइल्ड ऑफ रेनेसेंस भी कह सकते हैं उनको, जॉन मिल्टन को, क्योंकि वो एक ग्रेट ह्यूमनिस्ट थे। और हम जॉन मिल्टन को लास्ट एलिज़ाबेथन भी कह सकते हैं। यहाँ पे ई नहीं आएगा, ए आएगा, यहाँ पे थोड़ी-सी एक मिस्टेक है। इंटरेस्ट इन पोएट्री, और अपने यंग डेज़ से ही जॉन मिल्टन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था पोएट्री में, पोएट्री लिखने में। और वो पोएट्री को सीरियस बिज़नेस ऑफ लाइफ़ समझना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने अपना माइंड बना लिया कि वो अपना जो टाइम, अपनी जो लाइफ़ है वो पोएट्री को ही डेडिकेट करेंगे। और उन्होंने ऐसी पोएम्स लिखी जिनको दुनिया कभी भुला नहीं सकती और कभी मरने नहीं दे सकती। लिरिकल पोएट्री, जॉन मिल्टन की जो अर्ली पोएट्री है जो उन्होंने शुरुआती दिन में लिखी, उसको हम लिरिकल कह सकते हैं। उनमें द हेम ऑन द नेटिविटी, और एल एलेग्रो, सेकंड पेंसिरोसो, लिसिडस एंड कोमस शामिल हैं। एल एलेग्रो एंड पेंसिरोसो जो हैं वो प्लीजिंग डिस्क्रिप्शन से भरी हुई हैं, रूरल सीन्स की, देहाती एरिया की, और जो रिक्रिएशंस हैं स्प्रिंग और ऑटम की। एल एलेग्रो जो है वो रिप्रेजेंट करती है पोएट को कि वो एक बहुत अच्छे मूड में है, और जो रस्टिक पिक्चर है, रस्टिक लाइफ की जो पिक्चर है उसको रिप्रेजेंट करती है। पेंसिरोसो जो है वो सीरियस और मेडिटेटिव मूड में लिखी गई है, और जो पैसिव जॉयज़ हैं कंटेम्पलेटिव लाइफ के, उसको रिप्रेजेंट करती है। इन पोएम्स के अंदर लिरिकल जीनस जो है वो हमें देखने को मिलती है जॉन मिल्टन की। लिसिडस जो है वो एक पेस्टोरल एलिजी है, और ये जॉन मिल्टन ने अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग की याद में लिखी। क्योंकि एलोजी जो होती है वो किसी जो जिसकी डेथ हो चुकी होती है उसकी याद में लिखी जाती है। तो जॉन मिल्टन के जो फ्रेंड थे एडवर्ड किंग, उनकी डेथ हो गई थी, तो जॉन मिल्टन ने उनकी याद में ये पोएम, ये एलिजी लिसिडस जो है वो लिखी थी। जॉन मिल्टन ने बहुत से सोनेट्स भी लिखे हैं जिनमें व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी शामिल हैं, और उनके अर्ली पीरियड में शामिल हैं। और ये जो सोनेट्स हैं ये नोबलेस्ट समझे जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। और वो एक जो गल्फ़ है उसको वो पूरा करते हैं बिटवीन लिरिकल टोन और मिल्टन की जो अर्ली पोइट्री है, और उनके जो डीपली मोरल और डिडक्टिक टोन है उनकी लेटर पोइट्री की, इन दोनों को कनेक्ट करती हैं ये सोनेट। सिविल वॉर 1642 ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जॉन मिल्टन की एंटायर लाइफ में, क्योंकि सिविल वॉर जब स्टार्ट हुई तो जॉन मिल्टन की लाइफ टोटली चेंज हो गई। जॉन मिल्टन ने अपनी सोल और अपनी पूरी की पूरी हार्ट सोल जो है वो
इस जंग के अंदर लगा दी, जो कि किंग चार्ल्स वन के ख़िलाफ़ स्टार्ट हो चुकी थी। उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी के बेहतरीन साल थे, यूँ समझ लो जो उनके करियर का पीक था, वो अपना इन्होंने नेशनल मूवमेंट को दिया और अपने आप को एक सोल्जर की तरह समझा उन्होंने, जो कि फिर इस जो किंग चार्ल्स वन था उसके ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी पोएट्री का इस्तेमाल किया। डिफीट ऑफ चार्ल्स वन, जो जॉन मिल्टन थे, 1649 तक उन्होंने पोएट्री लिखना जारी रखी, जब तक किंग चार्ल्स वन को शिकस्त नहीं हो गई और जो कॉमनवेल्थ था वो क्रॉमवेल के अंडर आ गया। लेकिन जब जॉन मिल्टन पोएट्री की तरफ आए तो उन्होंने अपने आप को कंप्लीटली ब्लाइंड पाया, वो अंधे हो चुके थे। इसके अलावा जब क्रॉमवेल की डेथ हुई और चार्ल्स सेकंड थ्रोन पर आए, तब जॉन मिल्टन बिल्कुल फ्रेंडलेस हो चुके थे, उनके पास कोई फ्रेंड नहीं बचा था, उनकी वाइफ़ और डॉटर तक उनके अगेंस्ट हो चुके थे। लेकिन उन्होंने इन मिसफॉर्च्यून्स को खुले दिल से गले लगाया और अपना पॉलिटिकल जो वर्क है वो जारी रखा। पैराडाइज़ लॉस्ट लिखी उन्होंने, पैराडाइज़ रीगेन्ड लिखी, सैमसन अगोनिस लिखी। पैराडाइज़ लॉस्ट बहुत ही लैंडमार्क है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। इसमें इमेजरी है, डिस्क्रिप्शन है स्ट्रेंज लैंड्स की, सीज़ की, स्ट्रेंज ज्योग्राफिकल नेम्स हैं और पैराडाइज़ लॉस्ट को जो है वो लास्ट ग्रेट एलिज़ाबेथन पोएम कहा जाता है। पैराडाइज़ लॉस्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है या जो मेन थीम है वो अ, जब जो फ़ॉलन एंजल्स थे उनको हेवन से जन्नत से निकाला गया था, उनकी जो प्लानिंग थी कि वो गॉड के ख़िलाफ़ बदला लेंगे अपना और सैटर्न जो है वो फ़ाइट करता है गॉड से और जो है वो दोबारा अपनी ग्रेस जो है वो वापस पाना चाहता है। और पैराडाइज़ लॉस्ट के अंदर जो सैटर्न है उसको रिप्रेज़ेंट किया गया है जॉन मिल्टन के तौर पर। जॉन मिल्टन जिस तरह से वो लड़े चार्ल्स फर्स्ट के ख़िलाफ़ और जो उनके फ़ॉलन एंजल्स थे वो प्यूरिटन्स को सिम्बलाइज़ करते हैं, उस तरह से। ये जो पोएम है ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई। एलिज़ाबेथन ड्रामाटिस्ट जो थे जॉन मिल्टन, उन्होंने लिखा इसको ब्लैंक वर्ड्स में और ये जो एक एपिक पोएम है, उसकी जो सारी रिक्वायरमेंट्स है उसको ये पूरा करती है।